हेलो एवरीवन, इस चैनल पे हमने काफ़ी सारे रिसोर्सेस आपके लिए ऐड ऑन करके रखे हैं। आई होप अब इन रिसोर्सेस से आपकी नवंबर 22 की जर्नी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। आई होप यू ऑल आर स्टडिंग गुड। एंड हाँ जी गाइज, ऑल्सो वन मोर थिंग, वी आर लॉन्चिंग अ फ्री फास्ट ट्रैक रिविजन फॉर यू ऑल ऑन अनअकैडमी स्पेशल प्लेटफॉर्म। सो ये जो 80-20 का रेशियो है, इसके बारे में भी आज आपको बताना था। बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग द लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर वाला चैप्टर, आई वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू अबाउट द फ्री फास्ट ट्रैक रिविजन बैच। हम लोग यहाँ पे 80% कवरेज करने वाले हैं। फ्री में आपके लिए पूरा ही रिवीजन लाने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं स्पेशल क्लासेस पे लाइव लेने वाली हूँ एवरी डे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सितंबर एंड द टाइमिंग इज़ फ्रॉम 5 PM। कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से यूट्यूब से देखनी है। सो मर्जिंग यूट्यूब एंड स्पेशल क्लास, यू विल बी एबल टू हैव दिस फ्री फास्ट ट्रैक रिविजन। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे कि कंपनी ऑडिट, पेयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। ये चैप्टर्स हम यूट्यूब पे डिस्कस करने वाले हैं। स्टैंडर्ड्स को मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फ्रॉम 1 सितंबर। सो प्लीज ब्लॉक द डेट, ब्लॉक द टाइम, 1 सितंबर 5 PM। ऑल्सो गाइज, जो भी स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे कि मैम क्या हमारे लिए स्पेसिफिकली कोई फास्ट ट्रैक बैच है? हाँ जी है। आप सभी लोगों के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमने अन एकेडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे आपके लिए लॉन्च किया है एनिमेटेड कंटेंट, द प्रीमियम स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स। सो आप लोग ले सकते हैं कौन सा सब्सक्रिप्शन? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आप लोग ले सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फिजिकल कॉपी ऑफ बुक्स है, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज है, लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ऐसे कई सारे चैप्टर्स, फ्रैंकली स्पीकिंग एनिमेटेड कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं। And guys, I'm telling you, this is the best content at this specific time. Subject wise subscription will also be available very soon. You can apply the code KSANGHVI live in order to take up the maximum possible discounts which are running. And हाँ wait, अगर आपके कोई फ्रेंड्स या भाई बहन कोई है जो इंटरमीडिएट लेवल पे है, ये इन्फॉर्मेशन उनको देना मत भूलिएगा कि अब अनलॉक 10 नहीं, एकदम ही हायर परसेंटेज है। येस, इट इज मैक्सिमम परसेंटेज ऑन एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑडिटसार और KSANGHVI लाइव। सो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए, अगर इंटरमीडिएट के कॉम्बोज है या इंटरमीडिएट है, इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलने वाले। ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द अपकमिंग सेशंस एंड द प्रीमियम रिकॉर्डेड कंटेंट एंड द सब्सक्रिप्शन लिंक्स। अगर आपको मुझे फॉलो करना है अनअकैडमी पे तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो अब चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस टॉपिक, दैट इज लायबिलिटीज ऑफ ऑडिट। Hello everyone, welcome you all to the next lecture. The next chapter very well begin हम लोगों ने किया था with company audit, कारो, and अब हम लोग पढ़ रहे हैं liabilities of auditor. Now guys, when we talk about liabilities of auditor, इस चैप्टर में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, पहले ये इवेल्युएट करते हैं, फिर आगे पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, liabilities of auditor। बच्चों, जब भी हम बात करें लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर के बारे में, तो ऑडिटर को थोड़ा सा साइड में रखो। ये जब ये वर्ड आता है लाइबिलिटीज, तो सबसे पहला दिमाग में आता है कि दंड तभी पड़ेगा जब कुछ गलत काम किया हो, राइट? सो पहले ये समझिए कि लाइबिलिटी पढ़नी ही क्यों है, लाइबिलिटी अराइज ही क्यों हो रही है। अगर आपने आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ गलतियाँ की, पर्सनल लाइफ में गलतियाँ की है, फिर भी लाइबिलिटी तो आती है। वैसे ही अगर आपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ गलतियाँ की है, कुछ ऐसे मिसकंडक्ट किए हैं जहाँ पर आपको एथिकली काम करना था, जहाँ पे आपको स्किलफुली काम करना था, बट आप लोगों ने नेग्लिजेंस दिखाया है, उस कारणवश आ सकता है लाइबिलिटीज। सो वेन एवर आई टॉक अबाउट लाइबिलिटीज, देयर अराइज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। क्या आता है? प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। ये प्रोफेशनल नेग्लिजेंस के 3 पार्ट्स है। कितने? 3 पार्ट्स है। सबसे पहला एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूटी। अगर मेरी ड्यूटी है आपके लिए रिपोर्ट बनाने की, अगर मेरी ड्यूटी है आपको इन्फॉर्मेशन देने की, अगर मेरी ड्यूटी है आपको अश्योरेंस देने की, एंड उसमें अगर नेग्लिजेंस किया है तो ड्यूटी आएगी। अगर एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूटी है ही नहीं तो लायबिलिटी क्यों आए? तो सबसे पहला एलिमेंट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूटी। फिर आता है सेकेंड, नेग्लिजेंस। ड्यूटी है एग्जिस्टेंस में,
बट उस ड्यूटी को निभाने के लिए आपने ड्यू डिलिजेंस ना अप्लाई करके नेग्लिजेंस को अप्लाई किया है या फिर नेग्लिजेंटली काम किया है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लायबिलिटी आना बनता है। थर्ड चीज आती है, चलो लापरवाही कर ली, बाय मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गई, लापरवाही हो गई। अगर लापरवाही हुई है गाइस, तो किसी को नुकसान हुआ है क्या? कई बार हम कहते हैं कि ठीक है यार मिस्टेक हो गई, बट इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। अगर किसी को नुकसान नहीं हुआ है, किसी को एरर, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो लायबिलिटी नहीं आएगी। तो लायबिलिटी आने के 3 मुख्य कारण, एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूटी, नेग्लिजेंस एंड डैमेजेस। तो चलिए, existence of duty, negligence and damages अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। When I talk about existence of duty, अभी existence of duty क्या है समझो। देखिए गाइस, when existence के बारे में बात आती है ना कि ड्यूटी किसकी थी, किसकी है, किसकी तरफ है, क्यों है, इसके लिए सबसे पहला हम लोगों को 3 अलग अलग सर्कमस्टांसेस देखने हैं। क्या सीखना है? इंग्लिश केस, इंग्लिश सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, अमेरिकन सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, एंड इंडियन सर्कमस्टांसेस में क्या होता है। इंडियन सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, बाकी सब गोज टू बाय ऑयल। पहले इंडिया का देख लेते हैं। इंग्लिश केस, अमेरिकन केस, वो लोग अपने हिसाब से अपने देश का रूल देख लेंगे, पहले इंडिया का देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर आज आपने सी फॉर एग्जाम्पल ये ऑडिटर को, ये भाई साहब को एज अ पर्सन, एज कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है, एंड ये पर्सन ने लिखित में दिया है कि येस आई एक्सेप्ट टू एक्ट एज एन ऑडिटर फॉर दिस सो एंड सो कंपनी। अब ये ऑडिटर इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को व्यू करने के बाद जो ओपिनियन देंगे, आप ये कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, आप ये कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, तो गाइज डोंट यू फील इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली आपसे है। He has the duty, he has the responsibility in order to give you the opinion, in order to give you the assurance, yes or no। तो वैसा ही होता है सबसे पहला केस। इंडिया में हम लोग यही कहते हैं, जो पर्सन ने, जिसके साथ आप लोगों ने बीइंग मेंबर ये भाई साहब को अपॉइंट किया था, है ना, हम लोग क्या कहते हैं, मेंबर्स ऑफ द कंपनी एट AGM पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अपॉइंट्स ऑडिटर। अगर आप लोगों ने इनको अपॉइंट किया था, देयर इज अ डायरेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो ये भाई साहब ने इन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन दिया, ठीक है। अभी ये कंपनी बहुत ही शानी कंपनी है। इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स है ना, वो वाले लोग, इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, उन्होंने फ्रॉड किया। मैम किस चीज़ का फ्रॉड? टैक्सेशन को इवेड करने का। उन्होंने 2 सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए, एक सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटर के हाथ में दे दिया, दूसरा सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स छुपा करके रखा जिसमें रियल इनकम शो की गई थी, जिसमें रियल इनकम शो की गई थी। अब जिसमें रियल इनकम शो की गई थी वो ऑडिटर को दिया नहीं, ऑडिटर को भी पता नहीं चला, ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा, साइन किया और चल दिया। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं से पता चल गया। सो ये बैठा, ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑडिटर को कहा कि सर आपने नेग्लिजेंस किया है, आपको पता होना चाहिए था कि इस कंपनी ने 2 सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं एंड आपने हमें बताना चाहिए था, बट आपने नहीं बताया, आपने नेग्लिजेंस किया, आपको पता भी नहीं चला, कंपनी ने 2 सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कर दिया। बोल रहे आपको कानों कान खबर नहीं हुई, नाक के नीचे से फ्रॉड हो गया, आपको पता नहीं चला, ऐसा करके बताया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑडिटर पे केस कर दिया। ये अकेला केस था, ये अकेला केस था इंडिया में जो ऑडिटर के खिलाफ लिया गया था, जो थर्ड पार्टी ने क्लेम दिया था, ठीक है। दिस वॉज द ओनली केस, दिस वॉज द only case in India where the party to contract has not raised the issue, rather some third party has raised the liability against the auditor, only case। but verdict क्या आना था? verdict तो हमारे फेवर में ही आना था। verdict ये आया कि auditor is required to apply the reasonable level of diligence। आपको एक्सट्रीम लेवल का डिलीजेंस, हम लोग कोई प्रॉमिस करके तो नहीं बैठे, हम लोग पूरा सबको चिट्टा पिट्टा चेक कर लेंगे, ये कर लेंगे। अगर इन्होंने हमको इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं तो हम इसे चेक कैसे करते? हम लोग वैसे भी ये चीज़ मेंशन रखते हैं हमारे रिपोर्ट में, अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस बाय द डायरेक्टर्स, बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, हम लोग ये रिपोर्ट करते हैं। तो वर्डिक्ट भले ऑडिटर के फेवर में आया था, ओनली केस इन इंडिया विच वॉज टेकन अप बाय एनी अनदर पार्टी was this income tax वाला केस, that is income tax versus GM दांडेकर। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं पहले। चलो, इंडियन केस में हम लोग क्या कहते हैं, where duty exists, only existence of duty is for party to contract
जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ओनली एंड ओनली मेंबर्स कैन sue the auditor in case of negligence. यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 आता है, ओनली केस वेयर थर्ड पार्टी, ओनली केस वेयर थर्ड पार्टी had raised liability against the auditor was income tax versus GM Dhandekar. बट अल्टीमेटली क्या रेजोल्यूशन पास किया गया यहाँ पे, जजमेंट, रेजोल्यूशन नहीं, यहाँ पे जजमेंट ये आया गया कि ऑडिटर की इसमें कोई गलती नहीं है, ऑडिटर की कोई गलती नहीं है, मतलब लायबिलिटी नहीं आएगी। इंडियन केस समझ गया है पक्का, 100% श्योर, वेरी गुड। सो दैट इज दिस। चलिए, existence of duty, breach of duty, that is negligence, loss or detriment. If the client through the action of the auditor incurs losses, his liability will be determined on the basis of his term of agreement. However, when the third party incurs losses, it is necessary to find out कि whether इनकी ड्यूटी थी भी कि नहीं, whether auditor की ड्यूटी थी भी या नहीं। The auditor can be held responsible for the negligence in auditing the financial statements to the person whom he knew. जो मतलब अगर हमको पता होता कि भाई साहब ये सामने वाला बंदा हमारे रिपोर्ट के हिसाब से या फिर हमारे ओपिनियन के हिसाब से चलने वाला है, तो जाकर के मैं कुछ एफर्ट्स लेती। टू चार्ज अ प्रोफेशनल विद ब्रीच ऑफ ड्यूटी और नेग्लिजेंस। अब ये सेकंड पॉइंट पढ़ो। सेकंड पॉइंट मैं आपको पहले समझाने से पहले आपको और नीचे लेकर के जाना चाहती हूँ कि टू हुम द ड्यूटी इज ओन। आपने बोल दिया कि ड्यूटी होनी चाहिए, ऑडिटर को पता होना चाहिए कि ड्यूटी है कि नहीं। तो इंडियन सीन के हिसाब से हम लोग कहते हैं कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड सेकेंड, देयर वाज द ओनली केस एंटरटेन्ड बाय कोर्ट अगेंस्ट द ऑडिटर एडमिटेड बाय थर्ड पार्टी एंड द डिसीजन वाज टेकन इन द फेवर ऑफ ऑडिटर। दिस इज DM धांडेकर। ठीक है, अब आता है इंग्लिश केस और अमेरिकन केस। इंग्लिश केस में क्या होता है, इंग्लिश केस में वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड दे हैव स्पोकन कि ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन एडमिट द केस अगेंस्ट द ऑडिटर। सो ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मे एनफोर्स द राइट अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट टू मेक द ऑडिटर लाइबल। इसके बाद आता है अमेरिकन केस। अब अमेरिकन केस ना थोड़ा दिल बड़ा है। अमेरिकन केस क्या कहता है, सबसे पहला कहता है पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब यू बीइंग मेंबर्स यू कैन होल्ड द ऑडिटर लाइबल, इसके बाद आता है दूसरा चीज, मैम अगर थर्ड पार्टी है तो अब थर्ड पार्टी में दो हिस्से डिवाइड होते हैं बच्चों। एक होता है प्राइमरी बेनिफिशियरी जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, जैसे कि सम प्रोस्पेक्ट इन्वेस्टर्स, जैसे कि मुझे पता है कि थर्ड पार्टी या फिर बैंक, जैसे कि बैंक हो गया, ये बैंक ने मेरे कंपनी को लोन दे करके रखा है। इस बैंक को मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे ये पता चलेगा कि क्या कंपनी फाइनेंशियली इक्विप्ड है, क्या कंपनी उस स्टेज में है कि इन लोगों का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट चुका सके या नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन थर्ड पार्टी। क्या कहते हैं, नॉन थर्ड पार्टी, क्योंकि मुझे पता है कंपनी के बैलेंस शीट में बैंक ने दिया हुआ लोन पड़ा है। इसके अलावा जब भी हम बात करते हैं अननोन थर्ड पार्टी, ये है अदर बेनिफिशियरी, अननेम थर्ड पार्टी, ये होते हैं प्रोस्पेक्ट इन्वेस्टर। अब मुझे नहीं पता है दुनिया में से कितने लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे शेयर्स खरीदने वाले या फिर हमारे ओपिनियन के बेसिस पे शेयर्स खरीदने वाले। तो यहाँ पे वो लोग बोलते हैं सबके लिए अमेरिकन केस में ऑडिटर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। थर्ड पार्टी में प्राइमरी बेनिफिशियरी हु ऑल आर नोन टू द ऑडिटर प्रायर टू द ऑडिट एंड अननेम्ड थर्ड पार्टी दैट इज अदर बेनिफिशियरी। गेटिंग दैट? पक्का श्योर? 100% यस। सो दैट इज अमेरिकन सीन, इंग्लिश सीन एंड इंडियन सीन। सो यहाँ पे आपका पहला एलिमेंट ऑफ लायबिलिटी, एलिमेंट्स ऑफ प्रोफेशनल नेग्लिजेंस खत्म होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूटी। दूसरा आता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी और नेग्लिजेंस। अब देखो फिर से एक केस समझते हैं इसको। प्राइमरी पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, अदर्स में दोनों ही आता है, प्राइमरी एज वेल एज अननेम्ड थर्ड पार्टी। एंड इंग्लिश केस में ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। अब आता है यहाँ पे नेग्लिजेंस। अब ध्यान दो, से फॉर एग्जाम्पल ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब वेंट टू अ डॉक्टर,
ठीक है, वेंट टू अ डॉक्टर। ये है हमारे दूसरे डॉक्टर भाई साहब। ये भाई साहब का बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार। ये भाई साहब ने डॉक्टर को जा करके कहा कि डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, मेरा बेटा एकदम ही बीमार है, प्लीज़ आप इसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर के जाइए और ऑपरेशन कर लीजिए। डॉक्टर ने भाई साहब को कहा कि आप चिंता ना कीजिए, मैं आपके बेटे का ऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ, बट आप पहले फॉर्म भराइए। अरे मुन्ना भाई वाला नहीं रे बाबा, एडमिशन ले क्या था, ऑपरेशन कराने से पहले फॉर्म भरना ज़रूरी है क्या? ये वो वाला फॉर्म है जहाँ पे रिलेटिव्स ऑफ द पेशेंट साइन कि इफ़ इट ऑल एनीथिंग गोज रॉन्ग वी विल नॉट होल्ड डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। ये वो वाला फॉर्म। तो डॉक्टर ने भाई साहब को कहा कि आप जा करके वहाँ पे साइन भर करके आइए कि हम लोग हमारी पूरी कोशिश करेंगे। आपने डायलॉग सुना होगा ना, हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बेटे को बचा लें। बट आपको क्या लगता है, क्या एक सर्जन कोई भी पेशेंट को क्योर करने के लिए अपना ऑपरेशन करता है? ट्रीट करने के लिए अपना ऑपरेशन करता है कि यार पूरा ठीक ही हो जाएगा, मैं एक बार ऑपरेशन कर दूँ सब ठीक हो जाएगा? डॉक्टर्स क्या करते हैं, या फिर कोई भी प्रोफेशनल्स, खाली डॉक्टर्स नहीं बच्चों, डॉक्टर्स हो गए, वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, कोई भी प्रोफेशनल अपना काम एक लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज के हिसाब से करता है। हमेशा दे के नॉट टेक अप एनी सर्जरी, नो सर्जन कैन टेक अप एनी सर्जरी टू क्योर द पेशेंट, ही विल ट्राई हिज लेवल बेस्ट। इस लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज को हम लोग कहते हैं डेलीजेंस। अगर हाँ, मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये तो नॉर्मल सी बात है, इतना तो आपको जमना ही चाहिए था, उसमें अगर कोई कमी मिलती है वो हो जाता है नेग्लिजेंस। समझ में आता है पक्का? तो चलिए नेग्लिजेंस पढ़ते हैं। टू चार्ज अ प्रोफेशनल विद ब्रीच ऑफ ड्यूटी और नेग्लिजेंस, इट इज नेसेसरी टू प्रूव डिविएशन फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स। कि अगर एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड इस ये तरीके से काम करना था बट आपने उस तरीके से काम नहीं किया तो हम लोग नेग्लिजेंस मानेंगे। He should be able to exercise reasonable care and judgment while discharging his duty. Everyone getting that? पक्का sure? लास्ट वाला पॉइंट आता है लॉस और डेट्रीमेंट। एग्जाम्पल समझो बच्चों, ये था नेग्लिजेंस, यहाँ पे लिख दो रीजनेबल स्किल। अब आता है डैमेजेस, मतलब लॉस हुआ है, लॉस या डेट्रीमेंट। अब इसका मतलब सी फॉर एग्जाम्पल, ये भाई साहब ये जो छोटी सी कंपनी दिख रही है, इस कंपनी के शेयर्स ओन करके बैठे हैं। ठीक है, ये भाई साहब कंपनी के शेयर्स ओन करके बैठे हैं और कंपनी के शेयर्स लेने से पहले उन्होंने ऑडिटर का प्रोस्पेक्टस देखा था। ये भाई साहब है हमारे ऑडिटर। तो ये है ऑडिटर, ये है पर्सन जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं और ये है हमारी छोटी सी कंपनी। ठीक है, ऑडिटर ने अपने प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट स्टेटमेंट दिया था एंड एज वेल एज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट में दिया था कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खूब अच्छी। बट ऑडिटर से ना एक गलती हो गई थी, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स थे जो ऑडिटर को लिखने ज़रूरी थे जो ऑडिटर ने ओमिट कर दिए एंड इसकी वजह से उसका रिपोर्ट हो गया मिसलीडिंग। भाई साहब ने शेयर्स तो खरीद लिए, क्यों? क्योंकि ऑडिटर ने कहा है। शेयर्स खरीदने के बाद भाई साहब को बहुत ही ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा। बाय तो किए 1000 रुपये पे, बट अभी बेचे नहीं जा रहे, कोई खरीदने को तैयार नहीं। जैसे ही ये रिवील हुआ कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ ऐसा फैक्ट है जो ऑडिटर ने मिस कर दिया है, ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट में कंसिडर नहीं किया है, कोई कंपनी के शेयर्स खरीदने को तैयार नहीं, धड़ा करके कंपनी के शेयर्स आ गए हैं 100 रुपये के भाव। 1000 रुपये खरीदे, 100 रुपये के शेयर भाव हो गए हैं। अब यहाँ पे लॉस जो हुआ ना इन भाई साहब को, ये लॉस क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द ऑडिटर। इसको हम लोग कहते हैं लॉस होना। मैम, अगर कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट होता बट उसकी वजह से शेयर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भाई साहब ने शेयर्स खरीदे हैं वो वैसे के वैसे ही होते, तो क्या फिर भी हम लोग कहते लायबिलिटी आएगी? नहीं, तो लायबिलिटी नहीं आएगी। इतना समझा है पक्का? श्योर? तो चलिए यहाँ पे लॉस और डेट्रीमेंट बीइंग सफर्ड बाय द पार्टीज टू whom द ड्यूटी इज ओव्ड, जहाँ पे हमारी ड्यूटी थी मेंबर्स के लिए, तो बकायदा हमारी ड्यूटी है बच्चों। एज अ रिजल्ट ऑफ नेग्लिजेंस, थर्स द ऑडिटर विल बी लायबल टू रियम्बर्स द लॉसेस टू द एक्सटेंट कॉज ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस। समझे है पक्का? सो देयर वर द 3 एलिमेंट्स ऑफ प्रोफेशनल नेग्लिजेंस: एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूटी, ब्रीच एज वेल एज लॉस। चल, इसके बाद मैं आपको डायरेक्टली लेकर के चलती हूँ कुछ केसेस पे, जो कि है जनरल केसेस, सिविल लायबिलिटी नहीं, जनरल केसेस हियर।
लैंडफोर्ड वर्सेस फिपॉस, ये वो सर्जन वाला केस है जो मैंने आपको समझाया। एवरी पर्सन हु एंटर्स इनटू अ लर्नड प्रोफेशन, हम लोग पढ़े लिखे कहलाए जाते हैं, वी आर लर्न प्रोफेशन, अंडरटेक्स टू एक्सरसाइज रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल एंड केयर, ही डज नॉट अंडरटेक एन अटर्नी, मतलब हम लोग ये नहीं जबान दे रहे कि हम लोग ने जो किया वही सही है, ऑल द इवेंट्स कि हम लोग सब लोग सिर्फ जीतेंगे। नॉर डज अ सर्जन अंडरटेक्स दैट ही विल परफॉर्म टू क्योर, नॉर ही अंडरटेक्स दैट हाईएस्ट लेवल को मैं भगवान के हिसाब से एक्ट करूंगा, नहीं, अल्टीमेट हम लोग जितना कर सकते उतना ही करेंगे। देर आर मेनी पर्सन हु हैज़ हायर एजुकेशन ग्रेटर एडवांटेजेस, हर पप्पा का एक पप्पा होता है जैसे हम दादाजी कहते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि एवरी टाइम देर इज ऑलवेज अ पर्सन हैविंग हायर एजुकेशन, मोर नॉलेज, मोर एक्सपीरियंसेस, बट हमको जितना काम दिया गया है हम फेयरली कॉम्पिटेंट तरीके से रीजनेबल तरीके से उसे पूरा करें, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। केस नंबर 2 एंड 3 ये दोनों सेम केस है, ज़रा समझते हैं क्या केस है। सेम फॉर एग्जाम्पल ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई साहब, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई साहब का वो जो पर्सन खड़ा है ना वो है उसका आर्टिकल। अब आर्टिकल ने क्या किया, आर्टिकल ने जा करके आर्टिकल्स एक्चुअली स्पीकिंग ना कई बार ऐसा हो जाता है कि फाइनल्स की क्लासेस चल रहे हैं, बहुत सारी पढ़ाई करनी है, तो आर्टिकल्स ने नेग्लिजेंस कर दिया, काम ढंग से किया नहीं, और मेन प्रिंसिपल भाई साहब ने उसे ओवरव्यू नहीं किया। अब प्रिंसिपल भाई साहब अड़े रहे, बोल रहे हैं कि मेरी गलती नहीं है, गलती तो हुई आर्टिकल भाई साहब से, मैंने थोड़ी कुछ गलत काम किया है। कैन अ प्रिंसिपल टेक अ शील्ड स्टेटिंग दैट हाँ जी, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स जो आए हैं दैट इज बिकॉज ऑफ एम्प्लॉई, दैट इज बिकॉज ऑफ आर्टिकल, क्या ये शील्ड ले सकते हैं? आंसर इज नो गाइज, नो प्रिंसिपल कैन टेक एन एक्सक्यूज या फिर मे बी गिवन एज एन एक्सक्यूज दैट हिज क्लर्क्स नेग्लिजेंस इज देयर, नॉट द प्रिंसिपल, जिम्मेदारी होगी प्रिंसिपल की। समझ में आता है पक्का श्योर? तो दैट वाज ये वाला केस, याद रखिएगा गाइज, ये इंडियन केस है तो याद रह जाएगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वर्सेस एम राजामणि, और ये था लैंडफोर्ड वर्सेस फिपॉस। गॉट इट? चलिए, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर खत्म होता है। अब हमें आगे बढ़ना है विद द सेकेंड पार्ट दैट इज लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। चलिए, दूसरा पार्ट में अभी हमको पढ़ना शुरू करना है लायबिलिटीज। अब पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये लायबिलिटीज कहाँ कहाँ है। ये लायबिलिटीज दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है लायबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट, लायबिलिटीज अंडर इनकम टैक्स एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर और दो प्रकार की फर्दर लायबिलिटीज हमको पढ़नी है, दैट इज सिविल लायबिलिटीज एंड क्रिमिनल लायबिलिटीज। क्या है? सिविल लायबिलिटीज एंड क्रिमिनल लायबिलिटीज। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 4 लायबिलिटीज है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 4 फर्दर लायबिलिटीज पढ़नी है, जो कि है अंडर सेक्शन 288, अंडर सेक्शन 278, अंडर सेक्शन 271J और अंडर रूल 12A। सो इन टोटालिटी हमको कंपनीज एक्ट के अंदर लायबिलिटीज पढ़नी है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लायबिलिटीज पढ़नी है। सो इनकम टैक्स एक्ट को अभी थोड़ा साइड में रहने दो, कंपनीज एक्ट की लायबिलिटीज को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम लोग कंपनीज एक्ट के बारे में बात करें ना, अगेन देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लायबिलिटीज इन इट, सिविल लायबिलिटीज एंड क्रिमिनल लायबिलिटीज। क्या है? सिविल लायबिलिटीज एंड क्रिमिनल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी होती है जहाँ पे आपको इम्प्रिजनमेंट एज ए पेनल्टी नहीं आती है, वहाँ पे गलती से मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है। क्रिमिनल लायबिलिटी का मतलब होता है जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट एज ए पेनल्टी आती है, जहाँ पे जो भी चीज़ अगर हम पूछें या फिर जो भी चीज़ अगर हम लोग करें दैट इज इंटेंशनल टू डिफ्रॉड पब्लिक, उसकी वजह से जो लायबिलिटी आती है दैट इज क्रिमिनल लायबिलिटी। इतना समझ गए? पक्का? चल, तो अब किताब में चलते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। अंडर कंपनीज एक्ट सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल में आता है 2, डैमेजेस फॉर नेग्लिजेंस, गलती से मिस्टेक बाय मिस्टेकली नेग्लिजेंस हो गया। लायबिलिटीज अंडर मिसफियंस, मिसफियंस का मतलब होता है मिसफियंस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्या है ये? है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सो कंपनीज एक्ट के अंदर अगर हम बात करने जाए सिविल लायबिलिटी की, डैमेजेस फॉर नेग्लिजेंस की, सिविल लायबिलिटीज फॉर मिसस्टेटमेंट अंडर प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में अगर आपने कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया है या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो कि मिसलीडिंग है एंड जिसकी वजह से कोई नुकसानी किसी को हो रहा है, इधर आप वो स्टेटमेंट लिखना भूल जाते हो, ओमिट कर देते हो, या कोई मैटर जो इम्पोर्टेंट है उसको मिसलीड करके शो करते हो। सो आपने कुछ इंक्लूड कर दिया, आपने कुछ ओमिट कर दिया, बट दैट इज गलती से मिस्टेक।
then every person who shall be the director of the company has authorized himself to be named in the prospectus of the company, is a promoter of the company, has authorized for the issue of the prospectus, and every expert as per section 2 subsection as per section 26 subsection 5 will be held liable. बट हाँ, अब समझिए, अगर हमने इस ऑडिटर को कहा कि रिस्पेक्टेड ऑडिटर, आपकी गलती है, आपने यहाँ पे मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया है, यू विल बी हेल्ड लायबल। ऑडिटर ने कहा नहीं 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 नहीं, मैंने जब ये स्टेटमेंट दिया था तभी मुझे लग रहा था ये सही है। व्हेन आई वेंट थ्रू द सर्कमस्टांसेस, मुझे लगने लगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। आई विड्रू माई कंसेंट बिफोर द प्रोस्पेक्टस इज इशूड। ये देखो मेरा मेल, मैंने इस मेल में लिख करके कंपनी को बाकायदा शो किया था कि मेरा नाम मत लिखो, मुझे नहीं लगता ये स्टेटमेंट जो दिया है वो सही है। इतना बोलने के बावजूद अगर कंपनी ने मेरा नाम लिख लिया है तो मेरी क्या गलती? सो दैट इज हाउ देर आर फ्यू सर्कमस्टांसेस wherein the person will not be held liable. Point number 1. Shall be liable to pay compensation to every person who has sustained such losses or damages. No person shall be liable if he proves he withdrew his consent, if he proves that prospectus was issued without my knowledge. इंडिया में सबसे ज़्यादा यही होता है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने क्या किया, नहीं नहीं मुझे नहीं पता है। सो इन दैट केस द पर्सन, एंड दैट इज प्रूव्ड। आप देखो, मुझे नहीं पता है इज नॉट अ वैलिड रीजन, मुझे नहीं पता है उसका भी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। एंड दूसरा चीज़, जिस ग्राउंड पे एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन दिया है, ही इज स्टिल बिलीविंग दैट ग्राउंड्स टू बी ट्रू। हम लोग कहते हैं ना कई बार, द स्टेटमेंट्स, द एक्ट, द ओमिशन, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन जजमेंट। अगर ऑडिटर कहता है मेरे जजमेंट के हिसाब से आज भी अगर कुछ चीज़ें सही लग रही है तो इट इज़ माई व्यू, इट इज़ माई व्यू, ऐसे केस में द पर्सन विल नॉट बी हेल्ड लायबल। तो ये 3 सर्कमस्टांसेस हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। बट हाँ बच्चों, अगर ये गलती से मिस्टेक का सर्कमस्टांसेस फ्रॉड में कन्वर्ट हो जाता है एंड इट इज़ प्रूव्ड that statements in the prospectus, omission, addition of misleading information, that is with the intention to cheat people, to defraud people, तो आपकी civil liability criminal liability में change हो जाएगी। Then that person will be held personally liable and unlimited liability घोषित हो जाएगी। Sure? नेक्स्ट, मैम एक्सपोर्ट में कौन चीज़ है, कौन लोग आते हैं? लगाओ यहाँ पे तारा ज़मीन पर। एक्सपोर्ट में सारे ही प्रोफेशनल फील्ड वाले लोग आते हैं, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, CA, CS, डॉक्टर्स, BTech, MBA, ये सारे ही लोग हमारे एक्सपोर्ट के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट सिविल लाइबिलिटी में द पॉइंट इज लाइबिलिटी फॉर मिसफियांस। व्हाट इज लाइबिलिटी फॉर मिसफियांस? द टर्म मिसफियांस इम्प्लाइज द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि हमने आप पे एक जिम्मेदारी का काम सौंपा था, बट आपने उस जिम्मेदारी को बखूब नहीं, रैदर आपने उस जिम्मेदारी को ऐसे निभाया है कि सही तरीके से ना डिस्चार्ज हो आपकी, सही तरीके से ना डिस्चार्ज हो आपकी ड्यूटी। नेक्स्ट आता है क्रिमिनल लाइबिलिटी। व्हाट इज क्रिमिनल लाइबिलिटी? एज आई टोल्ड यू, क्रिमिनल लाइबिलिटी इज अ लाइबिलिटी वेयर criminal liability is a liability where there is an untrue statement in the prospectus. Prospectus includes misleading statement and it is with the intention to cheat people. जैसे कि कंपनी के प्रोस्पेक्टस में, ये है हमारी कंपनी की जो प्रोस्पेक्टस है, वो प्रोस्पेक्टस आता है शेयर्स वगैरह बेचने के लिए। कंपनी के प्रोस्पेक्टस में उन्होंने लिख करके रखा है कि हमारे पास खूब सारा पैसा है, आपसे जो हम पैसा एक्सपेंशन में ले रहे हैं, आपसे जो पैसा हम लोग रेज कर रहे हैं वो एक्सपेंशन के लिए यूज़ करेंगे, हमारी फॉरेन कंपनी में ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, वैसे वैसे ट्रांजैक्शन चल रहे हैं। अब कंपनी का एक अनफेयर बट फ्रॉडुलेंट पिक्चर दिखाया कि वी आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, बहुत ज़्यादा पीपीई है, ये सारा जो प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है, ये सारा प्लांट एंड मशीनरी कंपनी को बिलोंग करता है, करोड़ों में जायदाद है, एकर्स में ज़मीनें हैं, ये सब बता करके रखा। आपने देखा कि अरे कंपनी तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, कंपनी तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। अब ये देखने के बाद आपने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, 6 महीने बाद कंपनी ने अपने हाथ खड़े कर दिए, बोल दिया अब हमारे पास पैसा नहीं, कंपनी इज रनिंग इनटू लॉसेस, कंपनी ने शटर बंद कर दिया। आपने जाकर के कंपनी के मैनेजमेंट से पूछा कि वो ज़मीनें थी उसको बेचो, ऑफिशियल असाइनी को बोला कि उसको बेचो और हमको हमारा एक्टिविटी का पैसा वापस दे दो। ऑफिशियल असाइनी ने आपको कहा कि बेटा वो जो ज़मीनें थी ना उस पर ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड, वो जो ज़मीनें थी उस पर ऑलरेडी कंपनी ने लोन शोन ले करके रखा है। तो सबसे पहला अधिकार
ऑन दैट ज़मीन, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, एकर्स ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्रेमाइसेस, इस पे आपका नहीं उनका हक पहले है. डोंट यू फील यू बीइंग द इन्वेस्टर्स, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए थी कि ज़मीनें गिरवी है. यस और नो. अगर ये चीज़ जानबूझ करके हाइड की गई थी, अगर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी बट फिर भी इंक्लूड नहीं की गई थी प्रोस्पेक्टस में, देन द ऑडिटर विल बी हेल्ड लाइबल और यहाँ पे क्रिमिनल लाइबिलिटी आएगी. ठीक है, दैट इज नोन एज अनट्रू स्टेटमेंट या फिर हाइडिंग ऑफ एनी स्टेटमेंट्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टर्स टू टेक इकोनॉमिक डिसीजन. समझ में आया? सो अनट्रू स्टेटमेंट, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स ऐसा लिखा है, तो जो भी पर्सन इसे प्रोस्पेक्टस को ऑथोराइज करा है इशू के लिए विल बी हेल्ड लाइबल अंडर 447. नेक्स्ट है फॉल्स पर्टिकुलर्स और ओमिशन ऑफ द मटेरियल फैक्ट. ये वाला सर्कमस्टेंस मैंने आपको बताया कि मटेरियल फैक्ट था और आपने उसको ओमिट कर दिया. इन एनी रिटर्न, रिपोर्ट, सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द प्रोस्पेक्टस और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स विच आर मेड बाय अ पर्सन, जो भी पर्सन ने बनाया है उसमें फॉल्स स्टेटमेंट है या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट है विच वॉज मटेरियल, उसको ओमिट कर दिया है, देन द पेनल्टी विल बी अंडर सेक्शन 447, विल बी अंडर 447. अब आगे पनिशमेंट अंडर सेक्शन 447. फर्स्ट पे द लायबिलिटी, पहले जिन्होंने जितना नुकसान भुगता है उतना लायबिलिटी दे दीजिए. डेट एज स्पेसिफाइड पर द एक्ट, इसके अलावा जो डिफॉल्ट के लिए पेनल्टी लगनी है वो आगे बोलता है. इफ द फ्रॉड इज अ छोटा फ्रॉड, बेसिकली ऐसा माइनर फ्रॉड, मेजर फ्रॉड अमाउंट एक्ट में बाइफरकेट करके नहीं दिया है, बट इन द ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द कंटेंट व्हाट आई हैव डन इज, इफ इट ऑल द फ्रॉड इज ऑफ स्मॉल अमाउंट विच इज लेस देन ₹10 lakhs और 1% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज लेस, इससे कम का फ्रॉड है तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ है तो फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years और फाइन अप टू 50 lakhs और बोथ. अगर मेजर फ्रॉड है मतलब एटलीस्ट 10 lakhs और 1% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज लेस, इससे ज़्यादा है अमाउंट, इससे ज़्यादा है, इतना अमाउंट है, पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, तो हम लोग कहेंगे मिनिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years विच कैन गो अप टू मैक्सिमम 10 years. अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, मिनिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months विच कैन गो अप टू मैक्सिमम 10 years. प्लस मैम फाइन, इम्प्रिजनमेंट जेल में तो डालेंगे, फाइन मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रॉड विच कैन गो अप टू मैक्सिमम 3 times अमाउंट ऑफ फ्रॉड. एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? पक्का श्योर? 100% यस? चलो वेरी गुड. सो दैट वाज अबाउट सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी. अब आगे आते हैं पेनल्टी अंडर इनकम टैक्स एक्ट. अब ये पेनल्टी अंडर इनकम टैक्स एक्ट क्या है गाइस, समझिए. इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मैंने आपको कहा 4 सर्कमस्टांसेस में पेनल्टी लगनी है. अंडर सेक्शन 288, अंडर रूल 12A, अंडर सेक्शन 278, 271J. इनकम टैक्स एक्ट. सेक्शन नंबर 288 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 288 कहता है a chartered accountant can act as an authorized representative for his clients and can attend the litigations. जो भी केसेस वगैरह चल रहे हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने, वो सब आप कुछ फेस कर सकते हैं. बट ये 4 लोग, वो लोग कहते हैं ये 4 लोग रिप्रेजेंटेशन करने के लायक नहीं है. ये 4 लोग रिप्रेजेंटेशन करने के लायक नहीं है. कौन 4 लोग? पहला, who has been dismissed or removed from government services. who has been dismissed or removed from government services. जिनको गवर्नमेंट ने ही कहा कि बस हो गया, अब आप कोई गवर्नमेंट सर्विस, मतलब आपने कुछ गलत काम किया होगा, सो फॉर ऑल द टाइम यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ पर्सन हु कैन रिप्रेजेंट द केस. कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट. अगर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई भी प्रकार का केस चल रहा है. नेक्स्ट, तो जैसे ही कोई ऑर्डर पास हुआ होगा, आपने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो भी गलत काम किया, आपके खिलाफ जो भी ऑर्डर आया, उतने पीरियड तक आप कोई भी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन नहीं. इफ इट ऑल यू आर एन इंसॉल्वेंट पर्सन, जब तक इंसॉल्वेंसी घोषित हो जाती है, फॉर द पीरियड इंसॉल्वेंसी कंटिन्यूज, तब तक के लिए, वेरी गुड, तब तक के लिए हम लोग कोई भी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन नहीं ले सकते. मैम क्यों? इंसॉल्वेंसी हो गई है तो उसमें गलत ही क्या है? समझिए गाइस,
इन केस ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब को कोर्ट ने करार हाथ में दे दिया है, बोल दिया है मुबारक हो आप कंगाल हो, इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर हो गई है। अब मुझे बताओ, जब भी ये पर्सन कोई काम करेंगे तभी ये पर्सन शाम दाम दंड भेद लगाएंगे कि यार कैसे भी कैसे करके पैसे मिल जाए, गलत का भी साथ दे देंगे। क्यों? क्योंकि उनको इंसॉल्वेंसी से बाहर निकलना है, गलत का साथ दे देंगे, सही को छुपाने की कोशिश करेंगे। क्यों? हो सकता है उनको फाइनेंशियल नीड है, राइट? सो इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टांस हम क्या कहते हैं, insolvent person will not be allowed to act as a representative for the period till the insolvency continues. इसके बाद आता है convicted by court। अगर any person, ये भाई साहब दिखने से ही fraudulent person लग रहा है, if ये भाई साहब कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, कोर्ट ने कहा है कि he is convicted for an offense involving fraud, ठीक है, कोर्ट ने कह दिया भाई साहब आप फ्रॉड हो, तो 10 साल तक अब जयराम जी की आप कोई भी केस हाथ में नहीं ले सकते फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। इफ इट ऑल यू गाइज रिमेंबर, यहाँ पे एक सेक्शन नंबर भी याद आ जाना चाहिए था, डिस्क्वालिफिकेशन। ऑडिटर्स के लिए भी ऑलमोस्ट सेम क्लॉज था, जहाँ पे हम लोग कहते हैं इफ इट ऑल एन ऑडिटर इज कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, 10 साल तक वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। समझा? पक्का? 100% यस। If CA is guilty, if CA is found guilty for professional misconduct in his professional capacity, उसने कोई भी फर्स्ट शेड्यूल या सेकंड शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल या सेकंड शेड्यूल का कोई मिसकंडक्ट किया है, फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं 4 पार्ट्स, सेकंड शेड्यूल में आते हैं 3 पार्ट्स, सो ऐसा कोई मिसकंडक्ट किया है तो हम लोग कहते हैं अगर आप मिसकंडक्ट, हाँ अगर आपने मिसकंडक्ट किया है तो बॉस रुकिए, जब तक ऑर्डर पास हुआ है ही कैन नॉट एक्ट एज एन ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव टिल द ऑर्डर ऑफ काउंसिल डिस्क्वालिफाइज हिम फ्रॉम प्रैक्टिस। अगर काउंसिल ने बोल दिया होता कि भाई साहब आप नेक्स्ट 3 साल तक प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते तब तक आप किसी का भी केस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इतना समझता है? पक्का। अब ऑन द अदर हैंड एक और दिलचस्प क्वेश्चन आता है, कहता है कि मैम मुझे सीए एक्ट करने से मना किया है, कैन आई रिप्रेजेंट द केस इन पर्सनल कैपेसिटी? आंसर इज नो। इनकम टैक्स एक ऐसा काम है जो सीए की कैपेसिटी में ही होता है, सो आप पर्सनल कैपेसिटी ऐसा बोल करके भी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट इवन इन पर्सनल कैपेसिटी। वंस अ सीए ऑलवेज अ सीए। नेक्स्ट आता है रूल 12A। ये कहता है अगर आपने AO, यस असेसिंग ऑफिसर, अगर आपने असेसिंग ऑफिसर को कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years प्लस फाइन, इतना पेनल्टी लग सकता है। नेक्स्ट 278, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सेक्शन, कहता है वेयर अ सीए अबेट्स और इंड्यूसेस, वेयर अ सीए अबेट्स और इंड्यूसेस एनी पर्सन टू डिलीवर अकाउंट, जानबूझ, आपने कई बार देखा होगा क्लाइंट्स को कई बार ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है, अरे छोड़ो भाई साहब स्क्रूटिनी आएगी तब देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा, केस कहाँ निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, अभी के लिए भर दो ना, बाद में देख लेंगे, होता है ऐसा। सो व्हाट इज दिस? इफ एट ऑल अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अबेट्स और इंड्यूसेस एनी पर्सन टू डिलीवर अकाउंट्स और स्टेटमेंट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी रिलेटिंग टू इनकम चार्जेबल टू टैक्स वेर ही हिमसेल्फ नोज कि भाई साहब ये जो चीज़ें हैं वो गलत हैं, ये जो चीज़ें हैं आई एम नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। अगर आपने आईटा इनकम टैक्स अथॉरिटी, प्लीज अंडरलाइन करना ये चीज गाइज, अगर एओ को गलत इंफॉर्मेशन दिया है रूल 12A, अगर आईटा को गलत इंफॉर्मेशन दिया है सेक्शन 278, अमाउंट ऑफ इवेजन के हिसाब से आपको पेनल्टी लगनी है। अगर अमाउंट ऑफ इवेजन इज मोर देन 25 lakhs, रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months विच कैन गो अप टू 7 years प्लस फाइन, लेस देन इक्वल्स टू 25 lakhs है तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 months विच कैन गो अप टू 2 years प्लस फाइन, इतना पेनल्टी लगेगा। लास्ट थिंग टू स्टडी अंडर इनकम टैक्स इज सेक्शन नंबर 271J। समझो क्या है ये, जो भाई साहब है ये है हमारे वैल्यूअर। मैम ये क्या करते हैं? ये डायरेक्ट टैक्स के हिसाब से वैल्यूएशन करते हैं, ज़मीनों का वैल्यूएशन करते हैं। इन्होंने अगर ये वैल्यूअर ने अगर वैल्यूएशन का गलत सर्टिफिकेट दे दिया है पर रॉन्ग सर्टिफिकेशन, इनको पेनल्टी लगनी है 10,000 ईच रिपोर्ट, ठीक है। सो रजिस्टर्ड वैल्यूअर, मर्चेंट बैंकर, अकाउंटेंट, इफ एट ऑल दे फर्निशेस फॉल्स इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन इन अ रिपोर्ट और अ सर्टिफिकेट, देन पेनल्टी आती है ₹10,000 ईच
false certificate. Getting it? पक्का? So there you complete part 2. चलिए अब शुरू करते हैं हमारा part number 3 of this chapter. Part 3 में हम लोगों को ये पढ़ना है what is the differentiation between the audit report and audit certificate. This is a very easiest thing ever. So major जो था वो था part 1 and part 2. Part 1 में introduction वगैरह पढ़ा, part 2 में we understood liabilities कहाँ आती है. Then we talk about कि देखो रिपोर्ट गलत दे दिया, सर्टिफिकेट गलत दे दिया, तो ये रिपोर्ट और सर्टिफिकेशन में डिफरेंस क्या है. सो रिपोर्ट और सर्टिफिकेशन में डिफरेंस ये है, जब भी हम लोग बात करें रिपोर्ट की, रिपोर्ट इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ अश्योरेंस. जहाँ पे हम लोग बात करें ऑडिट अश्योरेंस, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन. अगर हम लोग बात करें हैं सर्टिफिकेट की, सर्टिफिकेट इज वेयर यू सर्टिफाई सम फैक्ट्स. ठीक है, रिपोर्ट में हम देते हैं रीजनेबल अश्योरेंस. वहाँ पे हमारे हिसाब से हम चेक करने के बाद एक रीजनेबल लेवल का अश्योरेंस देते हैं. अगर वहाँ पे नेग्लिजेंस प्रूव्ड है, वहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है कि आपने नेग्लिजेंस किया तो आपको लायबिलिटी आ जाएगी. बट सर्टिफिकेशन के लिए ऐसा नहीं है. सर्टिफिकेशन के लिए बिकॉज यू आर एक्चुअली स्पीकिंग गिविंग योर सर्टिफिकेट के जो भी फैक्ट दिया है वो ट्रू है, वहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस नहीं, वहाँ पे ट्रू फैक्ट दिया जाता है. इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ड्यू डिलिजेंस लायबिलिटी आएगी ही आएगी इफ द थिंग्स यू हैव स्टेटेड आर रॉन्ग. तो चलो डिवाइड क्या किया है, रिपोर्ट certificate. Report is expression of opinion. Certificate is certification of fact. यहाँ पे you give reasonable assurance. यहाँ पे you certify the true things. यहाँ पे if negligence is proved तो liability आएगी. यहाँ पे irrespective of negligence liability आएगी. Got it? चलो किताब में पढ़े. Expression of opinion, confirmation of correctness. ऑडिट हैज़ अ वाइड स्कोप, दिस हैज़ अ नैरो एंड द रेस्ट्रिक्टेड स्कोप. जिस चीज़ के बारे में सर्टिफिकेशन देना है उसी चीज़ के बारे में. इट इज़ इशूड एन्यूअली, इट इज़ इशूड ऑन अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ लॉ. जैसे कि स्टॉक सर्टिफिकेट दे दिया, कोई ऐसा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हुआ तो. इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिशनर्स जजमेंट. इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग देंगे रीजनेबल अश्योरेंस. यहाँ पे इट इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स, सो देर इज़ नो रीजनेबल अश्योरेंस. यहाँ पे ऑडिटर विल बी हेल्ड लायबल इन केस ऑफ एनी मिसस्टेटमेंट रिमेन्स अनआइडेंटिफाइड इफ द नेग्लिजेंस इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी इज प्रूव्ड. मतलब क्या है, नेग्लिजेंस अगर प्रूव हो चुका है तो ही आप लायबल कहाँ गए, लायबल ठहराए जाओगे. बट सर्टिफिकेशन में ऐसा नहीं है. सर्टिफिकेशन में बिकॉज यू आर मार्किंग द करेक्टनेस ऑफ द फैक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यू डिलिजेंस, अगर गलत सर्टिफिकेट दे दिया है, रॉन्ग सर्टिफिकेशन दे दिया है, लायबिलिटी आएगी ही आएगी. अंडरस्टूड? पक्का श्योर? चल अब आगे बढ़ते हैं. हम लोगों ने जनरल केसेस ऑलरेडी पढ़ लिए थे गाइज. नाउ देयर इज अ पॉइंट वेर इन वी विल स्टडी सम इम्पॉर्टेंट सिविल केसेस एंड सम इम्पॉर्टेंट क्रिमिनल केसेस. ठीक है, सिविल केसेस का मतलब कुछ ऐसा है कि जहाँ पे नेग्लिजेंस हुआ है, गलती से मिस्टेक है ना. सो सबसे पहला केस लंदन ऑयल्स. बेसिकली लंदन ऑयल्स, ये वाले केस में हुआ क्या था, यहाँ पे नेग्लिजेंस पाई गई थी. एक बात बताती हूँ. सी फॉर एग्जाम्पल, ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब अगर ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं ऑडिट करने के लिए, तो डोंट यू फील इन भाई साहब को ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसे 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 कैश वाला एरिया है, दैट इज इम्प्लाइड यू हैव टू बी वेरी 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 स्पेसिफिक इन चेकिंग कैश, पेटी कैश. यस, बट ये भाई साहब गए ऑर्गेनाइजेशन में, चेकिंग वेकिंग किया, ऑडिट वॉडिट किया, कैश को रखा साइड में. कैश तो इनबिल्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको कॉशियसली काम करना चाहिए, क्योंकि वो लिक्विड है. आज 2000 की नोट आप हाथ में उठा करके बोल दो कि अरे मैम ये तो मेरा पैसा है, हम कैसे प्रूव करेंगे, है ना. सो ये भाई साहब ठहरे नेग्लिजेंट. इन्होंने कैश वैश चेक नहीं किया. बट क्या इन लोगों ने चोरी की है क्या, जानबूझ करके पैसा उठा करके भाग गए हैं क्या, नहीं. अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये भाई साहब ने कैश नहीं इवेल्युएट किया, यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो आप पे एक सिविल लायबिलिटी लगती है. ऑन टॉप ऑफ दैट गाइज, आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस. मैंने आपको क्लॉज नंबर 7 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल प्रोफेशनल एथिक्स, जिन्होंने अब तक प्रोफेशनल एथिक्स नहीं पढ़ा है, इट्स ओके, हम लोग आगे जब भी रिविजन करेंगे तब पढ़ लेंगे आप इसको. वहाँ पे भी ये सेम पॉइंट फिर से आने वाला है, क्योंकि अगर ड्यू डिलिजेंस नहीं अप्लाई किया है या यू आर ग्रॉसली नेग्लिजेंट, तो कहीं ना कहीं लायबिलिटी आती है, तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी कहलाया जाएगा और सिविल लायबिलिटी भी आएगी. समझे केस को? चलो पढ़ते हैं. इन केस द ऑडिटर वर चार्ज विथ नेग्लिजेंस फॉर द फेलियर टू
हाँ, डिस्कवर मिस अप्रोप्रिएशन इन पेटी कैश। अरे पेटी कैश तो एक ऐसा एरिया जहाँ पे आपको अलर्ट रहना चाहिए था, बट अगर पेटी कैश में कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है, 800 रुपये उन्होंने बताए हैं बट एक्चुअली में 30 रुपये ही थे, तो इन सब के केस में हम लोग बोलेंगे भाई साहब डायरेक्टर ने भी नेग्लिजेंस किया है क्योंकि कैश नहीं चेक हुआ। ठीक है, सो दिस विल बी अ सिविल लायबिलिटी। नेक्स्ट, आर्थर ग्रीन। ये वाला केस क्या है समझिए जरा। द ऑडिटर्स इन दिस केस हैज एक्सेप्टेड द शेड्यूल्स ऑफ बैड डेट। समझो हुआ क्या है। भाई साहब, ये दूसरे भाई साहब है नए ऑडिटर। ये नए ऑडिटर गए हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट से इन्होंने पूछा कि सर आपने बैड डेट्स के प्रोविजन में 5% का बैड डेट्स चार्ज किया है। तो मैनेजमेंट ने कहा हाँ तो किया है। तो ऑडिटर ने कहा तो आप मुझे शेड्यूल दे दीजिए, ये जो 5% का बैड डेट्स आपने डिक्लेयर कर लिया है तो एक शेड्यूल दे दीजिए कि कौन से डेटर से आपको ऐसा लग रहा है कि पैसे आने की संभावनाएं कम है। तो मैनेजमेंट ने एक एवी शेड्यूल बना दिया और ऑडिटर के हाथ में दे दिया। ऑडिटर ने कोई सेकंड वेरिफिकेशन नहीं किया। गाइज ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, ये भाई साहब को हम कहेंगे कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते। अगर भाई साहब एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते, एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करते, तो उनको शायद समझता कि बैड डेट्स का प्रोविजन सही किया है कि नहीं। बट इन्होंने क्या किया, ठीक है ना अभी शेड्यूल दे दिया है मैनेजमेंट ने तो वही सही। इन्होंने कोई आगे जांच पड़ताल ना करके मैनेजमेंट ने दिए हुए बैड डेट्स के शेड्यूल को एक्सेप्ट कर लिया। नेग्लिजेंट है ना। अगर ये ग्रॉसली नेग्लिजेंट है एंड ये प्रूव हो जाता है कि बैड डेट्स का अमाउंट गलत ये किया है, प्रोविजनिंग गलत है, जिसकी वजह से किसी थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ है, यहाँ पे सिविल लायबिलिटी आएगी। चल, द ऑडिटर्स इन दिस केस हैज एक्सेप्टेड द शेड्यूल्स ऑफ बैड डेट्स supplied by the managing director, although it was inaccurate. They were far away, मतलब बहुत दूर था रियलिटी से। Despite of this fact, they failed to qualify the report, मतलब ये जानते हुए भी उन्होंने रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं किया। यहाँ पे लिक्विडेटर ने केस किया था एंड लिक्विडेटर केस जीत गया अगेंस्ट द ऑडिटर क्योंकि ऑडिटर नेग्लिजेंट था। नेक्स्ट, पेडलेबेरी लिमिटेड से ये वाला जो केस है, यहाँ पे हुआ क्या था। अगेन दिस इज अ सिविल लायबिलिटी। हमेशा ध्यान रखिए गाइस, इस सिविल लायबिलिटी में जो भी केसेस आते हैं ये सारे केसेस नेग्लिजेंस के होते हैं। ये सारे केसेस नेग्लिजेंस के होते हैं। क्या है समझिए। द चार्ज इन दिस केस वाज दैट ड्यू टू द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर टू वेरीफाई द रिकॉर्डेड एंड रिसीव्ड कैश सेल्स, द फ्रॉड ऑफ द कैशियर वॉज नॉट बीन डिस्कवर्ड। ये सेम कैश वाला केस, इसके लिए मैंने अभी तक आपको ज़्यादा समझाया नहीं। ऑल इन ऑल हुआ क्या है, ऑडिटर ने कैश को अच्छे से इवैल्यूएट नहीं किया। बिकॉज इन्होंने कैश को अच्छे से इवैल्यूएट नहीं किया है, कैशियर ने जो मिस अप्रोप्रिएशन किया था, कैश चोरी करके लेकर के गया था, थेफ्ट हुआ था, वो पकड़ में नहीं आया। ठीक है, बट द चार्ज डिड नॉट सक्सीड, मतलब केस तो आया उनके अगेंस्ट में, बट द चार्ज डिड नॉट सक्सीड सिंस द ऑडिटर हैव रिपीटेडली। अब ये था नया पॉइंट, इसको समझाती हूँ, समझो। केस, ऑडिटर भाई साहब गए हैं एक कंपनी में, बड़ी सी कंपनी में ऑडिट करने के लिए। कंपनी में जब भी ऑडिट करने के लिए गए, उन्होंने सबसे पहला जा करके क्या चेक करना चाहिए, कंपनी का कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो उन्होंने जब भी कंपनी का कंट्रोल एनवायरनमेंट इवैल्यूएट किया, उनको लिटरली ये चीज़ समझ गई थी कि कंपनी में जो कैशियर है ना, ये जो भाई साहब शक्ल से चोर, ये कैशियर भाई साहब, इनको डेटॉल अवार्ड मिला है, कभी छुट्टी लेते नहीं है, कभी छुट्टी लेते नहीं है, अपना काम किसी को करने देते नहीं, खुद ऐसे चुपचाप आते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। लोगों को तो लगता है कितने सीधे हैं, बट वो सीधे हैं नहीं। ऑडिटर भाई साहब को ये पता चल गया कि कैश सिस्टम में जो कैश सेल्स कलेक्ट करता है, कैश डिपॉजिट्स करता है, डेली रिकन्सिलिएशंस मेंटेन करते हैं, कैश अपने हाथ में, पेटी कैश अपने हाथ में स्टोर करके रखते हैं, ये सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ी है। ये भाई साहब, ये ऑडिटर भाई साहब चले गए मैनेजमेंट के पास। मैनेजमेंट के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि सर प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए कि कैश में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। देखो मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने तो आया नहीं हूँ, मैं सिर्फ ऑडिट करने के लिए आया हूँ, तो मैं सिर्फ आपको इत्तला कर सकता हूँ। तो ये पूरा सीन ऑलरेडी हो चुका है एट TOC स्टेज। तो ऑडिटर भाई साहब मैनेजमेंट के पास गए, कैश सिस्टम्स के बारे में डेफिशिएंसीज वगैरह सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज डन। ये होने के बाद भी मैनेजमेंट ने कोई स्टेप्स लिया नहीं। अल्टीमेटली ऑडिटर को भी, क्योंकि उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था, ऑडिटर ने भी सादा सिंपल अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दे दिया। अब रिपोर्ट देने के बाद वो हिस्ट्री रिपीट हुई, बोला कि कैश में तो मिसस्टेटमेंट है।
और तुरंत उंगली उठी ऑडिटर के अगेंस्ट में कि ऑडिटर यू आर नेग्लिजेंट, आपके नेग्लिजेंस की वजह से यहाँ पे इतनी गड़बड़ी हुई है। अब मुझे बताओ क्या ये केस सक्सीड होगा या नहीं होगा? सक्सीड होगा, बट नॉट अगेंस्ट द ऑडिटर बट अगेंस्ट द मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि ऑडिटर ने अपना फर्ज निभाया था। ऑडिटर ने रिपीटेटिवली इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी मैनेजमेंट को बताई थी। मैनेजमेंट ने अगर यहाँ पे एक्शंस नहीं लिया तो दिस केस विल बी अगेंस्ट द मैनेजमेंट नेग्लिजेंस का, तो सिविल लायबिलिटी आएगी बट ऑडिटर की नहीं। यू अंडरस्टैंड दैट? पक्का? अच्छा, सो but the charge did not succeed since the auditor have repeatedly brought this lack of internal control, lack of internal checks on cash receipts to the attention of 3 directors. So जज ने कहा कि भाई साहब ऑडिटर इससे ज़्यादा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑडिटर से, सो ऑडिटर इज नॉट लायबल। नेक्स्ट, लीड्स एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस स्टेपवर्ड। ये क्या केस है समझते हैं। अगेन दिस इज सिविल लायबिलिटी। यहाँ पे देखो लिक्विडेटर का ही केस है, समझो हुआ क्या है। इन दिस केस द एक्शन वॉज बॉट बाय द लिक्विडेटर, लिक्विडेटर ने ही ऑडिटर के खिलाफ में केस किया है, नॉट अंडर मिसफिनेंस प्रोसीडिंग्स बट रैदर अ सिविल एक्शंस फॉर द रिकवरी फॉर द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। अब यहाँ पे एक्चुअली हुआ ये है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। सो ऑडिटर भाई साहब जब भी कंपनी में गए तो कंपनी में ऑलरेडी डिविडेंड डिक्लेयर था। तो पहले तो मुझे ये बताओ, मैंने आपको ऑलरेडी कंपनीज एक्ट में ये रिवाइज करवा करके पढ़ा करके रखा है, डिविडेंड कोई सोर्सेज से हम लोग पे कर सकते हैं। कौन से सोर्सेज से कर सकते हैं? फ्री रिजर्व्स। कहाँ से कर सकते हैं? फ्री रिजर्व्स। अब ये फ्री रिजर्व्स में से आपका डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे कि करंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, कॉम्बिनेशन ऑफ करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हुआ पैसा। क्या क्या चीज़? करंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, बोथ करंट एज वेल एज प्रीवियस ईयर, या गवर्नमेंट ने दिया हुआ पैसा, गवर्नमेंट फंड। ठीक है, ये 4 चीज़ों के अलावा अगर कहीं कोई डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए कैपिटल में से पैसा निकाल ले, बोलो चलेगा? नहीं चलेगा गाइस। दिस इज तो नॉर्मल डिलिजेंस, जहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। कंपनी ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो इट कैन नॉट बी अगेंस्ट या फिर इट कैन नॉट बी फ्रॉम कैपिटल ऑफ द कंपनी। इतना क्लियर? श्योर। बट यहाँ पे यही चीज़ हुआ कि ऑडिटर ने ना एओए पढ़ा ना एमओए पढ़ा, इसके अलावा ऑडिटर का खुद का जजमेंट भी नहीं लगा। तो लिक्विडेटर ने कहा कि ऑडिटर यू आर ग्रॉसली नेग्लिजेंट, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ऑडिटर यहाँ पे नेग्लिजेंट है। चलिए अब किताब में जाकर के पढ़ते हैं। या इन एग्जामिनिंग द बैलेंस शीट द ऑडिटर had not considered the provision of articles AOA and the balance sheet was not properly drawn. In the course of the judgment, the learned judge observed that it was the duty of the auditor, while auditing the accounts of the company, not to confine himself just by verifying arithmetical accuracy. कैलकुलेटर पे प्लस माइनस कर दिया, इतना ही खाली आपका काम है क्या? नहीं, आपको प्रोविजंस का कंप्लायंसेस भी देखना है, बट टू इंक्वायर द सब्सटैंशियल एक्यूरेसी ऑफ द सेम। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस आप रीड कर लेते तो आपको पता चलता है कि कंपनी के पास क्या अधिकार है, कहाँ से डिविडेंड दिया जा सकता है और कहाँ से नहीं। सो बिकॉज द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनीज अफेयर वॉज नॉट ट्रू एंड करेक्ट, द ऑडिटर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग सिविल लायबिलिटी खत्म? चलिए अब आगे बढ़ते हैं विद फ्यू केसेस ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी। पहले क्रिमिनल लायबिलिटी समझ लीजिए। क्रिमिनल लायबिलिटी का मतलब होता है गाइस जहाँ पे ऑडिटर ने जानबूझ करके डिफ्रॉडिंग किया है। क्या किया है? लोगों को चीट करने के लिए डिफ्रॉडिंग किया है। अब इन दिस केस अगर कोई भी प्रकार का कोल्यूजन, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, इंटेंशनल एरर, इंटेंशनल एक्टिविटी टू गेन अनजस्ट या इलीगल एडवांटेज पाया जाता है तो क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी। सो सबसे पहला डम्बल बैंकिंग, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। डम्बल बैंकिंग कंपनी लिमिटेड, क्या है ये केस? बेसिकली ये ऑडिटर के साथ साथ डायरेक्टर्स को भी थोड़ा थोड़ा सा इन्वॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि देखो घर का भेदी लंका ढाए, है ना। कोई आउटसाइडर पर्सन कंपनी में जाकर के खिलवाड़ तब तक नहीं कर सकता जब कंपनी का खुद का ऑफिसर या एम्प्लॉय वहाँ पे इन्वॉल्व ना हो। द डायरेक्टर्स एंड द ऑडिटर्स इन दिस केस वर प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 221, पुराना है, अंडर सेक्शन 221 ऑफ क्रिमिनल कोड 1872
which is similar to Companies Act section number 143. For having joined in the issue of false balance sheet, knowing them to be false in material particulars. So basically अगर जानबूझ करके आपको पता है मैनेजमेंट ने यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट ऐड किए हैं, बट आपने खुद ने मैनेजमेंट के साथ मिल करके ये चीज़ करने दी है, मटीरियली मिसस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फेयर व्यू बता करके पब्लिकली दे दिया है, यहाँ पे जूरी क्या कहेंगे? जूरी कहेंगे कि ये गलत किया आपने, गलत किया देवसेना, ये गलत किया है आपने, एंड डायरेक्टर्स एज वेल एज ऑडिटर को मिलेगी पेनल्टी। ठीक है, और यहाँ पे देखो पेनल्टी ऑफ इम्प्रिजनमेंट, क्रिमिनल लायबिलिटी के बारे में बात करें। ठीक है, नेक्स्ट, ये दोनों ही बैंक का ही केस है, फेरो बैंक और नीचे कराची बैंक। पहले पढ़ लेते फेरो बैंक। इन दिस केस देयर हैड बीन अ कंसिडरेबल राइटिंग अप ऑफ द असेट्स। अब ये देखो हुआ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में जब भी ऑडिटर जाता है, इट इज़ योर ड्यूटी टू वेरीफाई कि मैनेजमेंट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ असेट कर रहा है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जो इनके प्लांट्स है, मशीनरीज है, बिल्डिंग्स है, लैंड्स है, इन सब का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है, इसकी वैल्यू ओवर वैल्यू करके बता रहा है, सो इट इज़ योर ड्यूटी टू टेक दैट पॉइंट इन टू कंसिडरेशन और कारो रिपोर्ट इन सब में बताना कि यार यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन हुआ, यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग हुआ। बट ऑडिटर ने क्या किया, ये भाई साहब हमारे ऑडिटर, रिस्पेक्टेड ऑडिटर, ये भाई साहब ने जो ओवर वैल्यू एसेट थी ना, मतलब हार्डली 2 कौड़ी के एसेट को हम लोगों ने करोड़ों को बता करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिख दी। ये भंगार एसेट, इस भंगार एसेट का बड़ा बड़ा वैल्यू शो कर दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब ऑडिटर भाई साहब ने इसको नहीं चेक किया, या फिर चेक किया भी तो फिर भी बोल दिया नहीं सही लग रहा है। बोलो यहाँ पे इन्होंने, ऑडिटर भाई साहब ने जो गलत स्टेटमेंट्स दिए हैं इन ऑर्डर टू चीट पीपल, यहाँ पे क्रिमिनल लायबिलिटी आनी चाहिए। यस, सो इन दिस केस देयर हैड बीन कंसिडरेबल राइटिंग अप ऑफ द एसेट, ऑब्वियसली टू शो द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड, क्योंकि वैल्यू बढ़ा है तो हम लोग ये शो करना चाह रहे थे कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, डिविडेंड पे करेगी। In one case, a piece of property that costed £5,500 was written up to 7,80,000 pounds। मतलब देख रहे हो आप, भंगार वाले का करोड़ों रुपया बताया है। The auditor was in the company's regular employment and as an accountant was convicted। Basically ये ऑडिटर जो थे वो ऑलरेडी, हम लोगों को पता है 141(3) में डिसक्वालिफिकेशन नामक चीज़ें समझाई जाती हैं कि अगर आप कंपनी के अकाउंट्स भी लिख रहे हो, अगर आप कोई ऐसी सर्विसेज दे रहे हो विच यू आर नॉट अलाउड टू राइट, बॉस यू आर बीइंग बायस्ड टू द कंपनी। ठीक है, सो आप ऑलरेडी यू आर इन कनेक्शन विद द प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हियर ही वाज सेंटेंस्ड टू 12 months imprisonment, criminal liability। नेक्स्ट, लास्ट केस, ऑफिशियल लिक्विडेटर कराची ब्रांच, कराची बैंक, द डायरेक्टर्स ऑफ कराची बैंक। मतलब लिक्विडेटर्स ने डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में केस किया है। क्या केस है समझो। बेसिकली यहाँ पे भी इनकम को थोड़ा सा ओवर इन्फ्लेट किया था। द डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक मेड अ स्टेटमेंट इन द बैलेंस शीट दैट द प्रॉफिट अर्नड इन द बैंक इन 1927 अमाउंटेड टू ₹15,608। बट रियलिटी में जब भी हम लोग क्रेडिट वगैरह का सम लेते थे तो प्रॉफिट वॉज 45,214। तो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने क्या किया, मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने इनकम जो है उसको इन्फ्लेट डिफ्लेट किया है। सो इन दिस केस द डायरेक्टर्स, हाँ, जज क्या कहता है, मतलब जज ने थोड़ा सरकाज़म शो कर दिया। जज कहता है कि अगर इतना भी आपने सही से नहीं किया और इतना भी आप ये शो करे, बोलते रहे नहीं सर वो बाय मिस्टेकली ऐसा हो गया, सर हमें तो पता ही नहीं था, सर गलती से मिस्टेक, सर गलती से मिस्टेक, आई एम सो सॉरी सर। बोलता है कि कोई मूर्खी होगा कि आपकी इतनी बड़ी लापरवाही को, जहाँ पे सामने सामने दिख रहा है आपने फ्रॉड करने के लिए चीज़ें की है, तो मैं उसको सिविल लायबिलिटी कैसे मान लूँ? ये क्रिमिनल लायबिलिटी, आपने जानबूझ करके इनकम को हाइड किया सो दैट यू कैन टेक इट होम। तो डायरेक्टर्स क्या कहते हैं, द बैलेंस शीट देयरफॉर कंटेन्स अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड अ वेरी मटेरियल वन। मतलब कहाँ 15,000, कहाँ 45,000 और 1927,
बच्चों समझो तो सही, 30,000 का घपला उस टाइम पे बहुत बड़ा घपला माना जाता था। वेरी मटेरियल वन, आई एम अनेबल टू सी हाउ इट कैन बी आर्ग्यूड दैट इट इज नॉट इंटेंडेड टू मिसलीड। तुम आर्ग्यू भी कैसे कर सकते हो, तेरे सर से जानबूझ के नहीं किया सर, कुछ भी दिखती सी बात है, आपने फ्रॉड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जज ने फैसला लिया कि नहीं, इन दिस केस द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड लायबल एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी आएगी, जितने जितने जनों को अनलिमिटेड लायबिलिटी लॉस हुआ है वो डायरेक्टर्स भरेंगे, हेंस दिस इज क्रिमिनल। क्रिमिनल लायबिलिटी डन। सो यहाँ पे गाइज आपका सारा का सारा पार्ट एंड द पोर्शन विथ रिगार्ड्स टू दिस लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे विथ सॉल्विंग, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन एंड आंसर।